मेरा नाम है अभिषेक बारेट और इस वक्त आप मुझे धमचिक राजस्थान पर देख रहे हैं। धमचिक ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बदलाव हो गया है, बल्कि अब वो नए कलेवर में राजस्थान के रंग ढंग को लेकर, राजस्थान की संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहा है और सियासत भी उसका एक हिस्सा है। इसलिए सियासतदानों को दिखाना भी, आपको उनसे मिलाना भी हम अपना काम समझते हैं। आज एक ऐसे ही सियासतदान हमारे साथ में हैं जिनको आपने 2018 के चुनाव में, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में आपने हमारे साथ में देखा था और तब ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे। अब इनकी जो डेजिग्नेशन है उसमें बदलाव हो गया है। इन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया है। मेरे साथ में महिपाल महिला हैं। इस्तीफा दिया ये कोई खास बात नहीं है, अभी तक इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। तो सारे सवाल जो हैं वो हम पूछेंगे और ये जो हैं वो महिपाल महिला जो हैं उन्होंने हनुमान बेनीवाल को सबसे ज़्यादा करीब से देखा है, करीब से जाना है और उनके सबसे बड़े सिपहसालार रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हम गए तो 90% दारोमदार इन पर था। चुनाव में हमने देखा भी है। उनसे ही आपकी जो मुलाकात है वो करवाने वाले हैं, उनसे ये तमाम सवाल आप पूछने वाले। स्वागत है आपका। नमस्कार अभिषेक जी। महिपाल जी, जब हम पहले भी मिले, हमने 2 बार आपको इसी कैमरे पर, इसी मंच पर हमने आपको दिखाया। तब आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सबसे बड़े सिपहसालार हुआ करते थे, फाउंडर मेंबर थे। तो क्यों छोड़ दिया आपने? अभिषेक जी, सबसे पहले तो धमचिक राजस्थान के दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर सारी नमस्कार और वंदना। और इस सवाल का जवाब तो ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता दे रही होगी, जो जब से मैंने रिजाइन किया है पार्टी से अब तक, कि क्या कारण था, मैंने क्यों पार्टी को छोड़ा है, क्यों इस्तीफा दिया है। सबसे मोटा तो मैं बार बार सारे चैनलों पे प्रदेश की जनता के बीच में नौजवान साथियों के जिनके फ़ोन आ रहे हैं, लगातार लंबे समय से इग्नोर किया जाना, पार्टी की कोई एक्टिविटी का ना होना, पार्टी में मैं और मेरे जैसे जितने भी जो साथी काम कर रहे हैं उनकी बात को कोई तरजीह ना देना, इससे बड़ा कोई कारण नहीं था। मेरी कोई बड़ी किसी दूसरी राजनीतिक पार्टियों में जाने का कभी, जब से मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ज्वाइन किया, कभी मेरे दिमाग में ये चीज़ें नहीं थी। पर अब मुझे ये लगने लगा कि जिस पार्टी में मैं हूँ, जिस पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ, 100% पूरी डेड ऑनेस्टी के साथ मैंने पार्टी को जो मुझे जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी पे खरा उतरने का जो प्रयास किया, मुझे वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा। और बहुत सारी बातें मैंने पार्टी प्रोटोकॉल में कही, सारे नेताओं को बताई, उसके बाद भी सारी बातें नहीं सुनी गई। एटलीस्ट मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता था, तो मैंने रिजाइन कर दिया पार्टी। किस तरह की असहमतियां थी? किस तरह से पार्टी आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी? कौन कौन से मसले थे जिन पर पार्टी आपके साथ में थी? अभिषेक जी, हमने जिन मुद्दों को लेकर नवंबर 2018 में जो पार्टी बनाई थी, सबसे बड़ा नौजवानों के रोजगार को लेकर, नौजवानों की समस्याओं को लेकर, किसानों को केंद्रित करके किसानों की समस्याओं को लेकर, प्रदेश में गुड गवर्नेंस कैसे स्थापित हो, प्रदेश का वंचित तबका, जो बड़ी पार्टियां, जितनी भी नेशनलाइज पार्टियां जिन्होंने यहाँ सत्ता में लंबे समय तक राज किया, जिन वर्गों को वो टच नहीं कर पाई, जिन वर्गों के हितों के लिए वो काम नहीं कर पाई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उनके लिए काम करेगी। जिस विज़न के साथ हम आए, जिस विज़न के साथ हमने चुनाव लड़ा, उसके बाद से कोरोना काल भी आ गया और मुझे लगता है कि पार्टी वो काम नहीं कर पा रही थी। समय समय पर हमने पार्टी को अवगत भी करवाया। अब तक पार्टी में 3 साल से अधिक का समय हो गया, ना कोई मेंबरशिप है पार्टी की, ना पार्टी की पंचायत स्तर तक कोई कार्यकारिणी बनी है, ना हमारे जितने भी जो कार्यकारिणी मेंबर हैं, स्टेट कार्यकारिणी से लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक, कभी हमारा आपस में कोई कार्य समिति का आयोजन नहीं, कोई वर्कशॉप नहीं, कोई काम करने के तौर तरीकों के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती है, प्रदेश के स्टेट के इश्यूज को लेकर हम लोग आपस में बात नहीं करते। इतना गैप हम लोगों के बीच में आ गया कि जिन मुद्दों को लेकर हमने जो पार्टी बनाई थी और प्रदेश की 7 करोड़ से अधिक आबादी को हमने जो विश्वास दिलाया, कुछ हद तक हम कामयाब हुए। पर 3 सीटें जीतने से कोई ये सोच ले कि हम सत्ता में आ जाएंगे, सर नहीं, ऐसा तो नहीं है कि महिपाल महिला महत्वाकांक्षी हो गए हैं, वो अब राजस्थान में वजूद नहीं देख रहे हैं। तीसरा जो मोर्चा है, ऐसा सोच के कि तीन तीन सीटें आपके पास रही हैं, अब भी आप बदलाव चाहते हैं, ऐसा तो नहीं? सर, जिस समय हनुमान जी सिर्फ अकेले थे, उस समय मैं उनके साथ जुड़ा था, सिर्फ अकेले थे, वो निर्दलीय थे।
अब तो 3 एमएलए हैं, खुद एमपी हैं, भाजपा जैसी पार्टी के साथ अलायंस में रहे हैं और इतने वोट पार्टी को प्रदेश की जनता ने दिए। तो इस समय हनुमान बेनीवाल बहुत मंदी में थे, उस समय मैं साथ खड़ा था। अब तो उससे अपर आए हैं, मैं अलग कैसे हो सकता हूँ। महत्वाकांक्षा की आप बात करें, 100% राजनीतिक महत्वाकांक्षा सब में है। आदमी जिस फील्ड में रहता है, मेरी हैसियत के अनुसार मैं भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखता हूँ। मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ, मैं कोई डिप्लोमेटिक बातें नहीं कह रहा कि मैं राजनीति करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में और मेरा नेता मैंने हनुमान बेनीवाल को चुना था। और मुझे लगता है कि जिस एजेंडे के साथ मैं काम करना चाह रहा था या पार्टी में रह के जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ ये नहीं हो पा रहा है, तो मैंने अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया। मेरी है महत्वाकांक्षा, मैं तो कह रहा हूँ राजनीति करने के लिए राष्ट्रीय साफ तौर पर आप इसको छुपा नहीं रहे हैं कि आप में राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, और सिर्फ आप इसलिए ही नहीं है क्योंकि जिस तरह से लोग डिप्लोमेटिकली कह देते हैं कि हम लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पर हैं, हालांकि आप सेवा करने के लिए भी होंगे, पर आपने अपनी बात रख दिया। राजनीति में अभिषेक जी, राजनीति में कोई काम कर रहा है और अच्छे ढंग से वो राजनीति कर रहा है और मेरे राजनीति करने से 5 नौजवानों का यदि भला हो जाता है, या मैं प्रयास ये करता हूँ कि मैं एक बड़ी बिरादरी का, विशेष रूप से नौजवान बिरादरी का कुछ कर पाऊँ, तो मुझे राजनीति करनी चाहिए। और मेरा ध्येय ये हो कि नौजवानों को अपराध की ओर धकेलते हुए या फिर उनसे कोई गलत रास्ते पे चलवा के मैं कोई गलत काम करके उनका मिसयूज करूं, तो मुझे वो राजनीति नहीं करनी। आपकी पार्टी में कुछ ऐसा हो रहा था? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था। आपकी आरएलपी सुप्रीमो से उनसे बात हुई आपकी इस बारे में? मैं चाह रहा था कि वो बात करें, मैं फिर तो बात नहीं हो पाई? मैं चाह रहा था वो बात करें, मुझे बुलाएं और जिन इश्यूज पे मेरी असहमति है उन पे हमें, मैं नहीं, मेरे जैसे और बहुत सारे साथी पार्टी में बहुत वरिष्ठ नेता और जो बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, सबके आप मन की पूछोगे तो सारे लोग कुंठित। मैं 2-5% की तो कहता नहीं कि यार पार्टी जिस एजेंडे को लेकर पार्टी काम कर रही थी उस एजेंडे से कहीं ना कहीं भटक गई है। पार्टी को स्टेट में जिन इश्यूज को उठाना चाहिए था वो नहीं उठा पा रही है। बहुत सारे लोगों की शिकायतें, कुछ लोग अब कि यार ठीक है बैठे हैं, कोई इलेक्शन तो है नहीं, क्या करें, कहाँ जाएं, छोड़ने के बाद हमारे भविष्य का क्या होगा, इस कुंठा में रह के वो पार्टी को रिजाइन नहीं कर रहे हैं। मैंने पार्टी प्रोटोकॉल में पिछले 7-8-10 महीने से मुझे लगा, मैं बराबर कह रहा हूँ, तो मुझे लगा कि अब बातें नहीं सुनी जा रही है, मैं अलग हो गया। आपने पुखराज गर्ग साहब से भी बात करी होगी? मैंने नहीं की, पुखराज जी ने मेरे से बात, मैंने पार्टी क्या कहा उन्होंने, क्या समझाइश नहीं की उन्होंने? मैंने 2 तारीख को पार्टी से इस्तीफा दिया, 2 मार्च को। पुखराज जी का 2 तारीख को रात को मेरे पास फोन आया कि आपको विचार करना चाहिए, हम एक परिवार के लोग हैं, हम बैठ के बात कर सकते हैं। मैंने पुखराज जी को कहा मेरे से बड़े हैं, मेरे नेता हैं, मेरी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, मैं बैठने को तैयार हूँ, आप बात कीजिएगा। पुखराज जी ने कहा मैं नेताजी से बात करके आपको कॉल कर। 2 बार मेरी पुखराज जी से बात हुई है, पर हनुमान जी ने एक बार भी, अब या तो हो सकता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, यही हनुमान जी ने कभी प्रयास नहीं किया कि हम लोग एक जगह बैठ के बात करें। यही तारीख क्यों चुनी आपने? उस दिन हनुमान बेनीवाल का जन्मदिन था, आपने यही तारीख चुनी, इसमें तो पीछे कोई खास बात नहीं, कोई खास बात। मेरे नेता है, मैंने तो उनको टेलीफोन बधाई दी है, सुबह मैंने सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म के कोई संदेश देना चाहते हो इस माध्यम से, कोई डिप्लोमेटिक संदेश? नहीं, कोई डिप्लोमेटिक संदेश नहीं। मेरे नेता हैं, मेरे व्यक्तिगत संबंध उनसे थे, हैं और रहेंगे। राजनीतिक रूप से हो सकता है कि हम अलग अलग रास्तों पर चले जाएं, पर कभी भी व्यक्तिगत संबंध हमारे खराब नहीं थे और ना होंगे। आपके इस्तीफे को अभी तक स्वीकार ही नहीं किया गया है, तो पार्टी आपको चाहती है संभवतः, और आपने इस्तीफा दे दिया? मैंने तो सिर्फ 2 मार्च को दे दिया था और आज हम लोग 26 मार्च को हम बैठे हैं, 24 दिन हो गए। 24 दिन में पार्टी ने ना तो मेरे से कोई, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जी का फोन आया था, हनुमान जी ने तो ना मेरे से कोई बात की। पार्टी के जितने भी सेकंड लीडरशिप के जो नेता हैं सब मेरे अच्छे दोस्त हैं, सबसे मेरे व्यक्तिगत संबंध भी हैं और राजनीतिक संबंध भी हैं, सब ने मेरे से बातें की। हनुमान जी ने कोई फोन नहीं और ना मेरा इस्तीफा स्वीकार किया है। हाँ, तो यही बात है कि आपका इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार किया गया? वो तो पार्टी के जो हमारे नेता है ना, सुप्रीमो शब्द तो मैं कभी नहीं बोलता। सुप्रीमो में तो एक बड़ी अलग टाइप की मुझे लगता है कि एक डिक्टेटरशिप झलकती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुप्रीमो शब्द कोई नहीं होता। हमारी पार्टी के संयोजक हनुमान जी को ये सोचना है और पुखराज जी को और पार्टी के नेताओं को तय करना है क्यों नहीं इस्तीफा स्वीकार किया। इसका जवाब तो बेहतर देंगे। मैंने मेरा रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन दे दिया आपने, अभी आप क्या करने वाले हैं? कोई आपका भविष्य के लिए क्या प्लान है वो भी बता दें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिन एजेंडों को लेके काम करने के लिए फील्ड में आई थी, जिस एजेंडों के साथ पार्टी का निर्माण किया गया था, उन एजेंडों को लेके ही प्रदेश के नौजवानों के बीच में
और प्रदेश की वंचित बिरादरी के लिए जिस तरीके से हमने पहले संघर्ष किया उसी तरीके से मैं संघर्ष करता रहूँगा। रही बात किसी और राजनीतिक दल में जाने की, मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, पहली पार्टी, मेरे विरोधी मेरे बारे में कहते हैं कि मैंने ये पार्टी चेंज कर ली, वो कर ली, मेरे जीवन की पहली राजनीतिक पार्टी मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ज्वाइन किया। इससे पहले मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जब था तब मैंने एसएफआई को ज्वाइन किया। एसएफआई तो बेसिकली एक स्टूडेंटों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, राजनीतिक पार्टी नहीं है। राजनीतिक रूप से प्राइमरी मेंबरशिप मेरे पास राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की थी, मैं उसका फाउंडर मेंबर भी था। अब मैंने पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया है। मैं सारी चीज़ों को एनालिसिस करके किस पार्टी में मेरा भविष्य बेहतर हो सकता है, मेरे जो एजेंडे हैं वो मैं किस पार्टी में रह के उन एजेंडों पे काम कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें तो भविष्य की हैं, पर इसमें कोई दो राय नहीं। अपना कोई दल नहीं होगा, मतलब आप पार्टी तो ज्वाइन करेंगे लेकिन अपना कोई दल नहीं निर्माण करेंगे इस तरह का, तो तीसरा मोर्चा की उसका कोई नहीं, मैं निर्माण? कोई इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं तीसरा मोर्चा बनाऊँ या खुद की राजनीतिक पार्टी बनाऊँ। हो सकता है कि राजनीतिक पार्टी ना बना के मैं एक मेरा नौजवानों का ऑर्गेनाइजेशन बना सकता हूँ, नौजवानों को साथ लेके उसमें काम कर सकता हूँ, पर मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं प्रदेश में कि राजनीतिक पार्टी बना के और किसी की पैरेलल पार्टी खड़ी कर दूँ। बहुत छोटे लोग हैं, पर हमारा विजन बड़ा है। आपका विजन बड़ा है। हमने पूरे राजस्थान में जब हम घूम रहे थे 2018 में, तब हमने आपको बहुत करीब से देखा था, लेकिन आपने ये समय बहुत काफी समय कंज्यूम नहीं कर दिया कि आपके पास मुद्दा हो सकता था, रीट के बारे में आप सवाल उठा सकते थे? हो सकता था ना, हाँ, पर आपने पूछा नहीं, कोई सवाल क्यों नहीं पूछा? हो सकता था। मैं कह रहा हूँ ना कि जब मैं पार्टी प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ कि पार्टी प्रोटोकॉल में रहते हमने पार्टी की प्लेटफॉर्म पे सारी बातें कही, उसमें रीट भी बहुत बड़ा मामला था। रीट से पहले जितने भी जो यहाँ प्रदेश में जो घोटाले हुए हैं वो थे, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जितने भी इश्यूज हैं, पिछले 3 साल से ज्यादा का समय हो गया गहलोत सरकार के सत्ता में आने के बाद, हमने हर बार कि पार्टी सड़क पे कैसे संघर्ष करे, सिर्फ किसी के खिलाफ आप ट्वीट के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करवा के तीसरी कर लेते हो, ये तो राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा नहीं है। आप जनता को कैसे विश्वास दिलवाओगे कि हम आपके हितों के लिए खड़े हैं? रीट तो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। रीट के अलावा भी बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जिनके 2018 से बाद भी और 18 से पहले भी, और हम तो 18 के बाद की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारी पार्टी 18 में बनी है, उसके बाद भी आप इन इश्यूज के लेके प्रदेश के नौजवानों के लिए आप लड़ सकते थे, असेंबली में लड़ सकते थे, पार्लियामेंट में लड़ सकते थे, सड़क पे लड़ सकते थे, पर हमने कभी उचित ही नहीं समझा। और आज प्रदेश में जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ प्रदेश का नौजवान, विशेष रूप से जो नौजवान जुड़ा था, वो अपने आप को ठगासा महसूस कर रहा है कि यार हम जिन एजेंडों के साथ जुड़े थे उस एजेंडों को तो पार्टी कहीं पूरा नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है, क्या कारण है, वो तो ज्यादा बेहतर हनुमान जी बता सकते हैं। नहीं हनुमान जी, इसलिए मैं एक सवाल और भी पूछना चाहूंगा कि सिर्फ पार्टी के पास में अपनी कोई विचारधारा नहीं रही है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो बहुत अदनास आदमी हूँ। मैं इस घमंड में भी नहीं हूँ कि मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में बैकबोन था, मेरे छोड़ने से पार्टी हाशिए पे चली जाएगी, मैं बहुत छोटा सा। क्योंकि हनुमान बेनीवाल साहब ने भी कुछ ट्वीट्स के जरिए कुछ चीजें कही और उसके बाद में चुप हो गए, तो क्या कोई पार्टी की विचारधारा नहीं है जो मास लेवल पे होनी चाहिए? मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं इस घमंड में भी नहीं हूँ कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा और पार्टी हाशिए पे आ जाएगी, पर मैं इतना आपके इस प्रतिष्ठित चैनल पे ये कह रहा हूँ कि यदि पार्टी, नौजवान जो पार्टी में डेड ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, उनकी बातें नहीं सुनेंगी और उन पर अमल नहीं करेगी, और पार्टी अपना आने वाले 12 महीने में यदि कैडर खड़ा नहीं करेगी, तो वो दिन दूर नहीं कि लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिस स्पीड से जुड़े थे उससे ज्यादा स्पीड से छोड़ के भाग गए। क्या पता ये भी हो सकता है कि विचार किया जा रहा हो पार्टी के अंदर, आपको बुलाया जा सकता है, वापस बुलाया जा सकता है, जाने के लिए तैयार है अगर आपकी बात की सुनवाई होती है, आपको दोबारा बुलाया जाता है, क्योंकि अभी तक तो इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। सर ये तो सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, हम बातें कर सकते हैं। 24 दिन से मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। पुखराज जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई है, 24 दिन जिनको इस्तीफा दिए हुए हो गए, और पार्टी के नेता, इतनी बड़ी पार्टी भी नहीं है कि इन चीज़ों पे अमल करने के लिए पार्टी के पास समय नहीं है। मुझे ये अच्छे से पता है कि किस तरीके से दरकिनार मुझे ही नहीं, मेरे जैसे जो कई सैकड़ों जो नौजवान जो पार्टी में समर्पित रूप से काम कर रहे हैं, वो भी सारे कुंठित हैं। बस मैंने जो है इस्तीफा दे दिया और वो इस्तीफा दे नहीं पा रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ यदि पार्टी आने वाले 6, 8, 10 महीने में प्रदेश में मजबूती से अपना कैडर खड़ा नहीं करेगी, तो जिस रफ्तार से प्रदेश का नौजवान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ा था, उससे तेज रफ्तार से छोड़ के चला जाएगा।
आने वाले समय में हम आपको, क्योंकि 15-20 महीने का अभी दरमियानी समय है, तो हम आपको किस तरह देखें, कहाँ पर देखें, कौन सी पार्टी में? एक सीधे बोलते हैं आप, सीधे जवाब देते हैं, कांग्रेस में देखें, बीजेपी में देखें, क्योंकि अभी तो दो ही दल यहाँ पर हैं, तीसरे को आपने छोड़ दिया है। मैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ तीसरे दल में आया। हम्म, उसी की विचारधारा को मैंने हर प्लेटफॉर्म पे मजबूत करने का काम किया जो मुझे जिम्मेदारी थी। पार्टी ने मुझे आदेश किया कि आपको चुनाव लड़ना है। मेरे बारे में एक भ्रामक स्थिति कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई कि महिपाल मैला सिर्फ मंच का नेता है, मंच और मीडिया का नेता है, ग्राउंड लेवल पे नहीं। मैंने कहा मैं ग्राउंड लेवल पे भी चुनाव लड़ूंगा। विपरीत परिस्थितियों में जहां पार्टी ने दोनों जगह चुनाव नहीं लड़ा, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा और फतेहपुर विधानसभा में हमने असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ा, उसके बाद भी मैंने पार्टी के झंडे को मजबूत किया और 10,000 तकरीबन 10,000 वोट मुझे मिले। वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिंबल को मिले थे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे मिले, पर रालोपा के झंडे को हमने कार्यकर्ताओं के बीच से लेकर मंच और मीडिया तक मजबूत करने का काम किया है। रही बात अब की कि अब हमारे रास्ते अलग होने के बाद मुझे क्या करना है, मैं तो एक बात कह सकता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी पार्टी में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। 100% राजनीतिक पार्टियों में जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं कोई नई राजनीतिक पार्टी चला लूँ, पर जहां भी जाऊंगा प्रयास ये करूंगा कि प्रदेश के नौजवानों के लिए जिस स्टेज पे मैं लड़ रहा था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में, उससे ज्यादा मुखर होकर उस दूसरी पार्टी में नौजवानों की बात को ये मजबूती से ये कब तक हमें पता चल जाएगा, राजस्थान को कब तक पता चल जाएगा कि आप किस पार्टी के झंडा बाजार होंगे, कौन सा झंडा आप उठाएंगे और युवाओं के हित में काम करेंगे राजस्थान में? सर अभी तो समय पड़ा है। फिर भी कितना समय हो सकता है तकरीबन? प्रदेश में चुनाव दिसंबर 2023 से पहले नहीं है, और दिसंबर 2023 में 20 महीने हैं। 20 महीने का मतलब 600 दिन पड़े हैं, और 600 दिन बहुत पर्याप्त होते हैं। रही बात किसी पार्टी में जाने की, तो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है कि मैं क्यों किसी पार्टी में जाऊं। मैं बहुत सोच समझ के, बहुत तन्मयता से फैसला लूंगा। मेरे जितने जो वेलविशर जो लोग हैं, मैं तो सर सबकी सुन के और सबको साथ लेके चलने वालों में से मैं की नहीं, मैं हम की बात करता हूँ। अब आज तक मैंने कभी ये नहीं कहा होगा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरी बदौलत ये। मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोगों ने ये किया, हमारा ये विजन है, हम ये कर सकते हैं, हमारा ये प्रयास रहेगा। राजनीति करने के लिए ही इस फील्ड में आए थे, आज भी हूँ, और कल प्रयास ये करूंगा कि जहां आज हूँ उससे बेहतर स्थिति में मिलूं। किसी राजनीतिक दल में हूँ तो भी मिलूं, और किसी राजनीतिक दल में ना काम करके मेरा नौजवानों का कोई यदि ऑर्गेनाइजेशन बना के मैं काम करता हूँ तो भी मिलूं। पर इस बात को आप तय मान के चलना कि महिपाल मैला जहां आज है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में जहां था, जो मेरी एक इमेज थी उसमें आपको इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। तो हम सीधा समझेंगे कि आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो लड़ने के लिए ही मैं कह रहा हूँ इसी राजनीति बार में, वो अब जनता तय करेगी। और जो मेरी एक्टिविटी जो आने वाले 20 महीने में रही, चुनाव तो मैं कह रहा हूँ, मैंने पिछला चुनाव भी जो हम एमएलए चुनाव की बात, मैं यही कह रहा हूँ कि पिछला चुनाव जो 2018 वाला था वो मैंने नहीं लड़ा, क्योंकि मैं उस समय मैं जिस क्षेत्र में मैं चुनाव लड़ना चाह रहा था वहाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, पार्टी के प्रति समर्पित रह के और संगठन में मैं काम कर रहा था। अब मुझे ये लगता है कि मैं अब इतना मैच्योर हो चुका हूँ और इतनी समझ रखता हूँ, नौजवान मुझे पसंद करते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ है। चुनाव भी लड़ूंगा, कब लड़ूंगा, कौन सा लड़ूंगा, वो सारी चीज़ें तो सर भविष्य की है, वो फैसला मैं नहीं कर सकता। वो तो आपके जितने चाहने वाले लोग हैं, यदि वो तय करेंगे कि आपको चुनाव लड़ना, आप हमारे नेता हो, तो लड़ो। ये कब तक तय होगा, कैसे तय होगा कि आपका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, और आपने भी हमें कुछ बताया नहीं है अभी तक राजस्थान की जनता को ऐसा, कि कब तक ये पूरी तरह से धरातल पर आ जाएगा कि अब आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हिस्सा, न अपनी तरफ से न पार्टी की तरफ से? सर वो पार्टी को तय करना है, मैंने तो अपनी तरफ से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। इस्तीफा स्वीकार करने वाला मैं नहीं हूँ। यदि मैं स्वीकार करने वाला होता तो आधा घंटा में मैं आपको इस्तीफा स्वीकार करता। वो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को, पार्टी के हमारे संयोजक साहब को, आदरणीय हनुमान जी को तय करना है कि मेरा इस्तीफा क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और आपसे भी मैं तो कह रहा हूँ, यदि आपकी बात हो तो आप कहिएगा ना, आप सवाल करो कि या तो इस्तीफा पार्टी स्वीकार करे, या फिर जो है महिपाल मैला बार बार कह रहा है कि मेरी पार्टी के जो नेता हैं, मुखराज जी से मेरी बात हुई, 2 बार बात हुई, हनुमान जी हमसे बात करें, हम बैठ के कोई जो हमारे जिन इश्यूज पे बात हम कर सकते हैं, और हमारे जिन इश्यूज पे असहमतियां, हो सकता है कि हमारे बीच में कोई सहमति बन जाए, आप बात तो करो। और बात नहीं कर रहे हो आप, अपने आप को अलग करो। मैं तो अपने आप को अलग रख के चल रहा हूँ, मैंने मेरा इस्तीफा दे दिया। अगर आप बातचीत की गुंजाइश रखते हैं अभी भी? सर मैं तो बहुत अदना सा और बहुत सामान्य सा और बहुत छोटा सा आदमी हूँ। मुझे कोई भी मेरे से बड़ा या मेरे से छोटा कहेगा कि हमें इस जगह बात बैठ के करनी चाहिए, मैं तैयार हूँ।
मैं ये भी नहीं मानता कि कोई मेरे से पहले बात करे, मैं किसी से पहले बात ना करूं। कोई मेरा बड़ा, हनुमान जी का सम्मान करता था, करता हूं, करता रहूंगा। मेरे 10 साल के उनसे व्यक्तिगत और राजनीतिक रिश्ते हैं। हो सकता है कि राजनीतिक रूप से हम अलग हो जाएं, पर व्यक्तिगत तो हमारे रिश्ते सदा रहेंगे। मैं मेरी तरफ से मैंने आज तक प्रयास किया कि मेरा जिससे रिश्ता बना है, मैं उससे 100% मैंने देने का प्रयास किया कि मेरी तरफ से रिश्ता ना टूटे। हमारा कैमरा जो है वो आपके मैं तो कैमरे के सामने कह रहा हूं। राजनीतिक भविष्य को आगे भी देखता रहेगा। मैं तो आपके ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूँ कि मुझे इस बात का कतई घमंड नहीं है कि मैं क्या हूँ। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, और जो हूँ वो नौजवान साथियों के प्यार की बदौलत और बुजुर्गों के आशीर्वाद की बदौलत। बहुत सामान्य घर का बच्चा हूँ, राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखता हूँ, राजनीति करने के लिए इस फील्ड में आया हूँ। सारी चीजें छोड़ के 24 घंटे 36 घड़ी 24 घंटे 36 घड़ी प्रयास ये करता हूँ कि जन सेवा के माध्यम से मेरी एक साफ सुथरी इमेज मेंटेन कैसे रहे, और कैसे प्रदेश के नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए मैं काम कर सकूं। तो ये थे महिपाल महला। इनकी सियासत में जो भी तब्दीलियां आएंगी उनको तफसील से बताने का काम हम करते रहेंगे। आपकी बेबाक तमाम बातों के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू अभिषेक जी। आपके चैनल पे जितने भी जो लोग देखेंगे उन सभी को मेरा नमस्कार, और उम्मीद करते हैं कि आप जैसे जो संजीदा पत्रकार हैं वो तीखे सवालों के साथ, और मैं तो अपने आप को बड़ा राजनेता नहीं कहता, और बड़े राजनेताओं से भी मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यू देखे हैं, आप इसी बेबाकी से सवाल करते हो। आपकी पत्रकारिता को आप और मजबूती से, मुखर तरीके से बस लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम कभी हमें करें। पैम्पर नहीं करेगी पर नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छे लोगों को लोग पसंद करते हैं, अच्छे लोग हर फील्ड में हैं। मीडिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो चापलूसी को छोड़ के और इश्यू बेस्ड आपसे सवाल करते हैं, और बहुत हद से ज़्यादा जो है वो मतलब आपसे ये भी उम्मीद नहीं रखते कि आप उनको ऑब्लाइज करो। आप पत्रकारिता में आप एक मिसाल, मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। हर आदमी ये सोचता है कि मैं चैनल की बड़ाई करूँ तो चैनल मुझे हाइप दे देगा, पर मैं आपसे, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप जिस मुखरता से, मेरा तीसरा इंटरव्यू आपने किया, जिस मुखरता से मेरे से सवाल कर रहे हैं या और लोगों से भी करते हैं, उसको आप बेबाकी से बस जारी रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका। मैं तो आपको, शायद मैं पहला आदमी हूँ जो आपसे हर बार ये कहता हूँ सत्य के सवाल को। तो ये थे महिपाल महला। खैर, हम इनकी जो पैम्परिंग बातें हैं उनमें नहीं फंसने वाले हैं, इनसे कड़वे सवाल पूछते रहेंगे। ये भी हमसे यही तैयार, हम तो यही चाहते हमसे हैं कि उम्मीद आप कर रहे कड़वे हैं। सवाल पूछो और हम जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू।